गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। बीच में हमने हिंदी की जगह संस्कृत की क्लासें ले ली, तो हमारा जो टॉपिक था कारक वह अभी भी अधूरा है। आपको पता है हमने, जैसा आपको पता है कि कारक की हमने परिभाषा कर ली थी, इसका अर्थ समझ लिया था। फिर हमने कारक के भेद भी देख लिए थे। ठीक है, कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, इनको संस्कृत में विभक्ति कहते हैं। और ये कारक के चिन्ह में पता लग जाता है हमको, देखा कि इसमें कौन सा कारक का प्रयोग हुआ वाक्य में। फिर हमने कर्ता कारक समझा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कर्म, और फिर उसके बाद हमने करण, और फिर उसके बाद में करण तक ही हो पाया था हमारा। ठीक है, इसके बाद आज हम आगे चल रहे हैं संप्रदान। जैसा कि बच्चों मैंने बताया कि कर्ता कारक को हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने बताया था कि भाई उसमें किसी कार्य को जो करने वाला होता है वो कर्ता ही कहलाता है। यानी कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, संज्ञा सर्वनाम शब्द का ऐसा रूप सामने आता है जिससे हमें क्रिया के, ये एक बार आपको थोड़ी सी शॉर्ट बता दूं कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कि राम ने रावण को मारा, मारा एक क्रिया है, और इसका जो है ये संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से पता लग रहा है, कौन से रूप से? राम से पता लग रहा है। राम एक संज्ञा, उससे पता लग रहा है कि भाई इसमें क्रिया क्या हुई? मारने की। ठीक है, तो राम ने मारा, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है, इसलिए यहाँ पे कर्ता कारक इस प्रकार हो गया। सिपाही ने चोर को पकड़ा। ठीक है, इस प्रकार से। फिर अपने था कर्म कारक। कर्म में वाक्य में प्रयुक्त शब्द कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का, कर्ता जो कार्य कर रहा है उसका फल किस पे पड़ रहा है, वो हमारा कर्म होता है। जैसे इसमें देख लो, राम ने रावण को मारा, राम करता है, मारा क्रिया हुई। ठीक है, तो अब कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल किससे पड़ रहा है? रावण पर, क्योंकि मारा कौन गया? रावण मर गया। जैसे रावण को, तो यहाँ पर रावण हमारा कर्म कारक है। ठीक है, इस प्रकार हमारा करण कारक देखिए। वाक्य में प्रयोग कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है, और वाक्य में जो करता है वह किसकी सहायता से, किसकी मदद से क्रिया करता है, वो करण कारक होता है। जैसे राम ने कलम से पत्र लिखा, राम करता है, लिखा गया, क्रिया हो गई, किसको लिखा? पत्र को लिखा, तो इसमें कर्म पत्र हो गया। लेकिन किस माध्यम से वह कार्य हुआ? कलम के माध्यम से ही वह हो पाया। कलम नहीं होती तो वो पत्र कैसे लिखता? इसलिए जो मतलब कर्ता द्वारा किए गए कार्य किस चीज़ के माध्यम से पूर्ण हो रहा है, वह माध्यम या किसके द्वारा हो रहा है, वह करण होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी ले लीजिए, सीता चाकू से फल काटती है, क्रिया है, किसको काटा गया? फल को, इसलिए प्रभाव किससे बढ़ रहा है? काटने का फल पे, तो फर्क कर्म है। लेकिन सीता करता है क्योंकि सीता ने फल काटा, लेकिन किसके माध्यम से काटा? किसके द्वारा से काटा? चाकू के माध्यम से, इसलिए चाकू से, यानी यहाँ पर हमारा एक करण कारक हो गया। ठीक है, अब हम आगे लेते हैं, हमारा जो चौथा कारक है वह संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक में देखिए जिसका चिन्ह होता है को या के लिए, है ना, किसके लिए कार्य किया जा रहा है, क्या है। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसके लिए कोई क्रिया करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यानी पहले कर्ता क्रिया कर रहा है, कर्ता के द्वारा क्रिया हुई तो कर्ता कारक हो गया। ठीक है, क्रिया का फल जिस पे पड़ रहा है वो कर्म कारक हो गया, किसके माध्यम से क्रिया हो गई वो करण कारक हो गया, और अब किसके लिए क्रिया की जा रही है वो हमारा संप्रदान कारक है। देखिए वाक्य में प्रयोग करता जिसके लिए कोई क्रिया करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे चिड़िया बच्चों के लिए दाना लाती है, लाना क्रिया है, क्या लाई? दाना, कर्म हो गया दाना। कौन लाई? चिड़िया, क्योंकि कर्म है, सॉरी करता है, वो लाई ना दाना। ठीक है, अब किसके लिए लाई? वो बच्चों के लिए लाई, तो यहाँ बच्चे हमारे संप्रदान कारक है, क्योंकि वो काम, क्रिया जो है किसके लिए की गई थी? दाना लाने की क्रिया किसके लिए की गई थी? बच्चों के लिए की गई थी। तो चिड़िया बच्चों के लिए दाना लाती है, यानी कि के लिए, जिसके लिए भी कार्य हो रहा है कि मैंने ये कार्य तुम्हारे लिए किया, मैंने खाना तुम्हारे लिए पकाया, मैं ये फल तुम्हारे लिए लाया। ठीक है ना, तो ये तुम्हारे लिए। यहाँ राम सीता के लिए फल लाया, गीता राधा के लिए सामान लेने बाजार गई। ठीक है, मम्मी बबलू के लिए मैगी लेकर आई, तो बबलू यहाँ पर जो है जिसके लिए कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए क्रिया की जा रही है, वह हमारा संप्रदान कारक हो जाता है। ठीक है, उदाहरण में और समझ लीजिए, यहाँ चिड़िया कर्ता दाना लाने की क्रिया करे, किसके लिए क्रिया की जा रही है? बच्चों के लिए, अतः बच्चों के लिए संप्रदान कारक है। इसी प्रकार राजेश मोहन के लिए आम लाया, आया, यानी मोहन के लिए, मोहन यहाँ पे संप्रदान कारक हो गया।
वह भूखे को अन्न देता है। अब यहाँ के लिए जरूर नहीं आया, किसके लिए कार्य किया जा रहा है। जैसे पहले भी अपन ने पढ़ा, कर्म में पढ़ा था, कर्ता में पढ़ा, कोई जरूरी नहीं वो चिन्ह आए। कई बार हमें ऐसे पता लगाना पड़ा, जैसे वह भूखे को, तो वह तो हो गया कर्ता, देना क्रिया हो गई, क्या दे रहा, अन्न दे रहा है, किसको, मतलब तो यहाँ पर अन्न कर्म हो गया, किस पर देने का प्रभाव, किस फल किस पर पड़ रहा है, अन्न पे। लेकिन किसको दे रहा है, किसके लिए है वो अन्न, भूखे के लिए। तो यहाँ पर ये मत समझना कर्ता ने कर्म को भूखे को, भूखा यहाँ पे कर्म नहीं है, देना क्रिया का फल भूखे पर नहीं पड़ रहा, अन्न पर पड़ रहा है, दिया क्या जा रहा है, अन्न। तो यहाँ पर अन्न कर्म कारक है, जबकि भूखे के लिए अन्न दिया जा रहा है, इसलिए वह भूखे को अन्न था। तो भूखा यहाँ पर किसके लिए अन्न लाया गया, भूखे के लिए, भूखे को अन्न दिया गया, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक है। सीता रेणु के लिए चाय लाई, चिड़िया बच्चे के लिए घोंसला बनाती है, रमेश खिलाड़ी के लिए पानी लाया, ये सब के लिए जाते हैं इस प्रकार से। अधिकतर तो आपके छोटी कक्षाओं में इसी प्रकार के शब्द आते हैं, जिससे आपको समझ आता है। ये चीज़ें बहुत कम आती, फिर भी ध्यान में रखें। और जैसा कि मैंने कहा अंडरलाइन कर दूंगी, तो आपको जो संप्रदान है तो आपको इस प्रकार से इसका ये कर लेना। और उदाहरण के तौर पर ये हो गया, और इसके अलावा एक ये और एक ये 2 उदाहरण ये कर लें, आपको होमवर्क में कॉपी में करना है। अगला आपने अपादान कारक, अपादान से अलग। अब करण से बताया था, करण में भी सेक के द्वारा, यानी कार्य जिसके द्वारा हो रहा है वहाँ से, यानी मुझ से ये कहा। और यहाँ पर सेक का होता था अलग होना, है ना। कोई चीज़ जैसे पेड़ से फल गिरा, पेड़ से पत्ते गिरे, तो वो अलग होने का भाव आएगा। जिससे किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात, उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे राम पेड़ से गिर पड़ा, ठीक है ना, तो अलग होने का भाव हो रहा है ना, आगे बात ये अलग होने का। तो जिससे किसी वस्तु का अलग होने का भाव ज्ञात होता है, उसे अपादान कारक जैसे कारक कहते हैं। जैसे राम पेड़ से गिर पड़ा, यहाँ राम गिर पड़ा, कहाँ से गिर पड़ा, पेड़ से, अतः पेड़ से अपादान कारक है, क्योंकि पेड़ से अलग हुआ। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, एक उदाहरण ये कर लीजिएगा। राजू बस से कूद पड़ा, चिड़िया पिंजरे से उड़ गई, छात्र विद्यालय से चले गए, सीता गीता से लंबी है। लंबी, आपको मैम यहाँ पृथक होने का भाव कैसे है, पृथक कैसे है, दोनों में अंतर आ रहा है ना, एक से दूसरे को अलग किया जा रहा है, दूसरे को एक दूसरे के बीच में भेद किया जा रहा है, अंतर बताया जा रहा है। तो एक दूसरे को अलग करके ही तो भेद बताएंगे, तो इसलिए यहाँ पे अलग होने का भाव आ रहा है। सीता और गीता दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि सीता जो है गीता से लंबी है। तो एक उदाहरण ये कर लें, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, और एक ये कर सकते हैं आप कि राजू बस से कूद पड़ा, तो अलग होने का भाव वो बस से अलग हो गया। यहाँ चिड़िया पिंजरे से उड़ गई, वो पिंजरे से अलग हो गई, ठीक है। छात्र विद्यालय से चले गए, वो विद्यालय से अलग हो गए, अलग होने का भाव है। आया समझ में। अगला देखिए संबंध कारक। संबंध कारक के चिन्ह क्या है, का, की, के, रा, री, रे। अब जैसे संज्ञा सर्वनाम के उस रूप को जिससे उसके किसी वस्तु के साथ संबंध का, अब यहाँ पर उस वस्तु का संबंध का बोध होगा हमें, ठीक है ना, उसे कहते हैं संबंध कारक। जैसे राम का भाई आ रहा है, अब यहाँ पर से नहीं आया, को नहीं आया, राम ने नहीं आया, राम को नहीं आया, राम से नहीं आया, राम के लिए नहीं आया, बल्कि यहाँ पे आया राम का भाई है। यानी कि संज्ञा सर्वनाम के रूप जिससे उसके किसी वस्तु के साथ संबंध का, किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध है। तो यहाँ पर भाई आ रहा है राम का, कोई व्यक्ति आ रहा है सामने से, तो उसका संबंध बताया, वो कौन है, वो राम का भाई है, तो का आएगा। यहाँ आने वाले व्यक्ति का संबंध राम से प्रकट हो रहता है, यहाँ संबंध कारक है। जैसे उदाहरण, अब रा, आप जैसे का के की कहला रा, यह तुम्हारा घर है, रा आया पीछे, ये तुमसे तो तुम्हारा बना, रा जोड़ने से, यह तुम्हारा घर है, इस घर से संबंध है तुम्हारा, है ना, संबंधित तो बताना, संबंध कारक है ना, संबंधित तो होगा। संज्ञा सर्वनाम के उस रूप से, घर संज्ञा एक, उसका संबंध हो रहा है इससे, यह से, यह तुम्हारा घर है, तो तुम्हारा रा आया। ये फल तुम्हारे हैं, इसमें भी रे आया। मोहन की बहन आ रही है, तो एक उदाहरण ये करना, मोहन की बहन आ रही है। ये पुस्तक मोहन की, इसमें भी काके से पता चल रहा है। जयपुर के बाज़ारों में भीड़ रहती है, बाज़ारों में भीड़ रहना, लेकिन किससे संबंध बताया है, जयपुर से बता रहा है, क्योंकि जयपुर के हैं वो बाज़ार, इसलिए इन बाज़ारों से संबंध जयपुर से है, इसलिए यहाँ पे जयपुर के। का के की, एक ही आ गया, एक ही आ गया, एक के आ गया, ठीक है। तो एक तो ये कर लीजिएगा, मोहन की बहन आ रही है, और एक ये तुम्हारा घर है, ये 2 उदाहरण, ठीक है। अब चलिए अगला, अधिकरण कारक। जिन शब्दों से क्रिया के आधार का बोध होता है। अब क्रिया का आधार, कार्य का जो आधार है, कार्य कहाँ हो रहा है ना, कार्य हमारा
कहाँ हो रहा है, कार्य का आधार होना चाहिए ना कि क्रिया जो है कहाँ पूर्ण की जा रही है। भाई किसके द्वारा पूर्ण की जा रही है, वो तो आपका करण कारक हो गया। किसके लिए की जा रही है क्रिया, वो आपका संप्रदान कारक हो गया, जिसके लिए की जा रहा है, ठीक है ना। और क्रिया कारक कौन रहा, कर्ता कर रहा है। क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है, तो कर्म कारक हो गया, ठीक है। जिसके माध्यम से क्रिया होती है वो करण कारक हो गया, जिसके लिए क्रिया कर रहे हैं वो संप्रदान कारक हो गया, ठीक है। अब वो क्रिया हुई, उसमें कोई दो चीज़ अलग हुई तो हमारा अपादान कारक हो गया। उस क्रिया में आपस में संज्ञा सर्वनाम से आपस में संबंध जोड़ा जा रहा है तो हमारा संबंध कारक हो गया। अब बचा अधिकरण। अधिकरण में ये होता है कि हमें क्रिया का आधार चाहिए कि क्रिया कहाँ पूर्ण हो रही है। जिन शब्दों से क्रिया के आधार का बोध होता है, जिन शब्दों से क्रिया का आधार का बोध होता है वे अधिकरण कारक कहलाते हैं। जैसे माँ कुर्सी पर बैठी है, बैठने की क्रिया हुई किसके द्वारा, माँ के द्वारा। माँ करता है, क्रिया कर रही बैठी, लेकिन क्रिया बैठी कहाँ है, कुर्सी पर, तो ये क्रिया का आधार है। क्रिया यहाँ पूर्ण हुई यानी कुर्सी पर बैठी है। अगला देखिए, बच्चा पालने में झूल रहा है। दो उदाहरण इसमें, दोनों आप कर लेना अपने होमवर्क में। बच्चा झूलना क्रिया हो रही है, बच्चा करता है, ठीक है, वो झूला, लेकिन कहाँ झूल रहा है, पालने में। क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है, पालने में, यानी क्रिया का आधार पालने में, इसलिए आधार है, इसलिए अधिकरण, ठीक है। अब और उदाहरण देख लीजिए इसमें, बिल्ली चटाई पर बैठी है, पुस्तकें अलमारी में रखी है, इसमें में भी आ सकता है क्योंकि रखी कहाँ गई है, अलमारी में, क्रिया का आधार कहाँ है, अलमारी। पेड़ पर बंदर बैठा है, कमरे में पंखा चल रहा है, राजेश पहाड़ पर चढ़ गया। चढ़ना क्रिया हुई राजेश के द्वारा, लेकिन कहाँ पर, पहाड़ पर, तो एक ये भी कर लीजिएगा इसमें। और एक में वाली, कमरे में पंखा चल रहा है, कमरे में पंखा चल रहा है, ठीक है ना, तो कमरे में पंखा चल रहा है, चलना जो क्रिया हो रही है वो कमरे में संपन्न हो रही है, क्रिया का आधार हो गया, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया होगा अच्छे से आपके। चलिए अब अंतिम है हमारा संबोधन कारक। संबोधन कारक में होगा बच्चों हे, रे, अरे, ओ। संबोधन करते हैं, किसी को आवाज़ देते हैं, वो होगा। वाक्य में संज्ञा के जिस रूप से बुलाने, पुकारने या सावधान करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे मोहन यहाँ आओ, या मोहन संज्ञा सबके जिस रूप में पुकारने का बोध है, अतः संबोधन कारक है। सबसे आसान लगता है क्योंकि इसमें वैसे भी हम संबोधन ही करें, हे कहाँ जा रहे हो, अरे इधर आओ, अरे तुम कब आए, ओह आज तो बहुत दिनों बाद नजर आए। इस प्रकार से जहाँ हम किसी को बुलाते हैं, पुकारते हैं, या एकदम चिल्ला कर अरे सावधान सामने से गाड़ी आ रही है, तो इस प्रकार से हम जहाँ सावधान करते हैं, पुकारते हैं, संबोधित करते हैं, तो वो इसमें संबोधन कारक में है। बालकों कहाँ जा रहे हो, आवाज़ देंगे, बालकों, अरे ओ बच्चों कहाँ जा रहे हो, अरे रमेश यहाँ आओ, ओ भाइयों मेरी बात सुनो, किसी को आवाज़ देके हम कुछ कहते तब, राजेश तुम शीघ्र भाग जाओ, हे राम मेरी पुकार सुनो, हम भगवान को पुकारे ना, इसलिए। तो एक ये कर लो उदाहरण में था, ये तो आपका हो जाएगी परिभाषा, और एक उदाहरण ये अरे मोहन यहाँ हो, उसके अलावा एक उदाहरण हे राम, एक अरे रमेश यहाँ। अच्छा ये तो हो गया यहाँ पे अरे मोहन, ये नहीं, बालकों कहाँ जा रहे हो, ठीक है। इस प्रकार से दो उदाहरण करके ये कर ली। आया समझ में, एक बार शुरू से देख लीजिए। यहाँ कंप्लीट कर देती हूँ मैं आज का कारक का आपका टॉपिक। परिभाषा संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं, ठीक है। वाक्य में जो संज्ञा सर्वनाम आएगा उनका दूसरे शब्दों के साथ जो संबंध होगा वही कारक होता है। कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इनके ये चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संपादन के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे, रे, अरे, ओ। और संस्कृत में इनको विभक्ति कहते हैं। एक एक हमने कर लिया। कर्ता में कर्ता ही विशेष होता है, कार्य को करने वाला। कर्म में क्रिया का फल कर्म पे पड़ता है, वो कर्म कारक हो गया। करण में क्रिया जो है किस माध्यम से हो रही, किसके द्वारा हो रही, वो करण कारक हो गया। संप्रदान में जो है क्रिया किसके लिए की जा रही है वो संप्रदान हो गया। अपादान में क्रिया हुई लेकिन वहाँ अलग होने का भाव हो रहा है, किसी दो वस्तु का, दो प्राणियों का, दो व्यक्तियों का, या दो सजीव निर्जीव चीज़ का, तो वहाँ पर आपके अपादान हो गया। संबंध में आपस में संबंध बताएंगे, एक संज्ञा सर्वनाम का आपस में अन्य शब्दों के साथ संबंध होगा, जैसे या तुम्हारा घर है, ये फल तुम्हारे है, इस प्रकार से। और उसके बाद अधिकरण,
अधिकरण में क्रिया का आधार चाहिए हमें कि क्रिया कहाँ संपन्न हो रही, किस जगह पे, किस स्थान पर हो रही है, तो वो चीज़ बताई जा रही है अधिकरण में। और अंत में आता है संबोधन कारक। संबोधन में किसी को पुकारना बुलाना के लिए जो शब्द काम में लिया जाता है, हे, अरे, आवाज़ देकर किसी का नाम लेकर पुकारते हैं, ठीक है। ठहरो, रुको, इस प्रकार से कहकर के हम आवाज़ देकर कुछ समय रुकते हैं, फिर हम अपनी बात कहते हैं, बुलाते हैं, पुकारते हैं, संबोधित करते हैं, सावधान करते हैं, वो सब इसमें आपके संबोधन कारक में आ जाता है। तो आज आपका एक कारक का जो है टॉपिक पूर्ण होता है। फिर हम अगला टॉपिक लेंगे अगली वीडियो में। तो मुझे आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कारक 8 प्रकार के होते हैं और 8 के आपको सारे एक एक आपको एक एक लाइन की परिभाषा ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है और एक दो आपको उदाहरण करने हैं, ठीक है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।